शाम के समय मालिक जब अपना काम करके घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि उनके घर की नौकरानी जो काफ़ी ज़्यादा उदास है और मायूसी एक कोने में बैठी हुई है। इसके बाद वह वहाँ पर आकर उससे पूछने लगता है कि तुम इस तरह से क्यों बैठी हो और क्या परेशानी है तुम्हें। तो उसके बाद जो नौकरानी वहाँ पर बैठकर मायूस हो रही थी वह खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद कह देती है कि मालिक, अब मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर मालिक बड़ा ही हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि मैंने तो इसे उदासी का कारण पूछा है, लेकिन ये तो काम छोड़कर जाने की बात कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसा बोल रही है? क्या हुआ था उस नौकरानी को जो वो इस तरह से कह रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाली लड़की पारुल की। पारुल जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है और उसकी उम्र फिलहाल 22 साल है। 22 साल की पारुल जिसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, क्योंकि उसके माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो इसी वजह से उसके भाई ने उसकी शादी जल्दी ही करवा दी थी ताकि कोई ऐसी वैसी दिक्कत ना हो सके। तो 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी, अब 22 साल की हो गई है और फिलहाल उसे एक बच्ची भी है। पारुल का जो पति है वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता है और उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करता है। पारुल के घर में केवल उसका पति है, उसकी बच्ची है और कोई उसके घर में नहीं है। जहां पर पारुल की शादी हुई है वहां पर केवल उसका पति है। उसके माता पिता की तो पहले ही मौत हो चुकी थी और अब तक वह अपने चाचा चाची के यहाँ पर रहा करता था। लेकिन शादी के बाद जैसे उसकी पारुल से शादी होती है तो उसने अपने घर में रहना स्टार्ट कर दिया है और पारुल को लेकर वहीं पर खुशी खुशी रहा करता था। वो लोग बड़े ही खुश थे, उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पति एक कंपनी में नौकरी लगा हुआ था, अच्छे खासे पैसे कमाया करता था और पत्नी घर पर रहकर बच्ची की देखभाल किया करती थी। लेकिन तभी अचानक से इस परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग जाती है और इसी नजर के चलते जो उस परिवार का मुखिया यानी कि जो पारुल का पति है वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसी पति की मौत होती है तो पारुल को इस बात का बड़ा दुख होता है और वह इस बात को सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो उसके परिवार वाले थे यानी कि जो उसके पति के चाचा चाची थे वह पारुल से नफरत करने लगते हैं और उसे सहारा देना तो दूर ऊपर से परेशान करने लगते हैं। बार बार आकर उसे टॉर्चर किया करते छोटी छोटी बातों के लिए। कभी कहा करते कि तुम्हारे पति के ऊपर हमारे पैसे हैं, उन पैसों को दे दो। कभी ये कहा करते कि जिस घर के अंदर तुम रहा करती हो उसमें हमारा भी हिस्सा है। इन सभी बातों से पारुल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वह अपने बड़े भाई जिसका नाम अजय होता है उसके पास फोन कर देती है। अब अजय के पास उसने फोन कर दिया था और उसको अपनी पूरी की पूरी समस्या बता देती है। अजय भी अपनी बहन पारुल से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि उनके माता पिता की मौत जब से हुई है, जब से अजय ने ही उसकी देखभाल की है और उसी ने उसकी शादी की है। अजय के घर में उसके 2 बच्चे हैं, एक उसकी पत्नी है और अजय भी एक कंपनी में काम किया करता है। अच्छी खासी सैलरी है। तो वह अपनी बहन से कहता है कि बहन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, बेटी को लेकर यहाँ पर आ जा। उसके बाद पारुल अपने भाई की बात मानती है और वहां से सब कुछ छोड़कर सीधा अपने भाई के घर पर आकर रहने लगती है। पारुल जो कि पढ़ी लिखी थी और इसके बाद जब अपने भाई के घर में रहती है तो वो सोचने लगती है कि क्यों भाई के ऊपर बोझ बना जाए, क्यों ना मैं भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर लूं। और यही सोचकर पारुल एक कंपनी में इंटरव्यू देती है और वहां पर उसकी छोटी सी नौकरी लग जाती है। इस नौकरी को पाने के बाद अब अपने भाई के साथ अच्छी तरह से समय बिताती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। पारुल अपने भैया भाभी के ऊपर कैसी भी बोझ नहीं है, वह अपने पैसे कमाया करती है और उन्हीं से घर का गुजारा किया करती है। इस बात के लिए उसका भाई अजय उसे मना करता है, लेकिन पारुल कह देती है कि नहीं भैया, तुम्हारी भी तो फैमिली है, आखिर तुम कब तक मेरे लिए इतना करोगे, और जिंदगी बहुत बड़ी है, इस जिंदगी में न जाने क्या क्या देखना होगा, तो आप लोगों के ऊपर मैं बोझ नहीं बन सकती। पारुल ऐसा कहकर अपने भाई से मना कर देती है और उस कंपनी की जॉब को करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग अपने भाई के यहाँ पर रहते हुए उसे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से जो उसका भाई होता है उसे कंपनी में प्रमोशन मिल जाता है। अब जैसे उसे प्रमोशन मिला था तो उसे इसी कंपनी की एक ब्रांच जो कि विदेश के अंदर थी उसके अंदर भेजा जाना था और वहां पर वो अपनी फैमिली को भी रख सकता था। इस बात को सुनकर वह बड़ा ही खुश होता है और घर आकर अपने परिवार को ये अच्छी खबर सुनाता है। इसके बाद पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है कि वो लोग विदेश जाएंगे और वहां पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पारुल भी इस बात से बड़ी खुश होती है, अजय भी इस बात से बड़ा ही खुश था और अजय के बच्चे और उसकी पत्नी भी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि वह चाहता है कि साथ में सभी लोग वहां पर जाएंगे और वहां पर आराम से रहेंगे। मैं वहां पर काम करूंगा और परिवार विदेश के अंदर घूम भी लेगा। उसके बाद जब वह अपने परिवार के लिए नाम वहां पर लिखवाने लगता है तो जैसे ही उसकी बहन का नाम वो वहां पर लिखाता है तो वो लोग मना कर देते हैं
कहते हैं कि तुम्हारी बहन नहीं जा सकती, नहीं उसकी बच्ची जा सकती है, केवल तुम और तुम्हारा परिवार ही विदेश में रह सकते हो। इस बात को सुनकर जो अजय है वो पूरी तरह से मायूस हो जाता है और फिलहाल उन लोगों से मना कर देता है और कहता है कि अभी मेरा परिवार साथ नहीं जाएगा, मैं अकेला ही जाऊंगा और मैं अकेला ही वहां पर रहकर काम करूंगा। जब बाद में मेरा परिवार इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा तो उसके बाद वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा कहकर उसने परिवार के लिए मना कर दिया था और खुद अपने पेपर विदेश जाने के लिए तैयार करवा लिए थे। जैसे शाम को वो घर आता है तो परिवार पूरा ही खुश है क्योंकि वो सभी लोग विदेश जाना चाहते हैं और आज अजय उन्हें बताने वाला है कि वो किस दिन विदेश जाने वाले हैं। जैसे ही अजय अपने घर आता है तो घर आने के बाद एकदम से उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि बताओ जी, आखिर किस दिन हमको निकलना है, मैं अपनी सहेलियों से भी इस बारे में बोल दूंगी। वहीं पर उसकी बहन पारुल भी बैठी हुई थी और वो भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। बच्चे भी इस बात से बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन तभी जो अजय होता है वह मायूसी भरे चेहरे से उनको बता देता है कि मैं अपने परिवार को साथ नहीं ले जा रहा हूं। अब इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो पूछने लगती है कि क्यों जी, क्या हो गया, कल तो आप बता रहे थे कि परिवार साथ जाएगा। लेकिन तभी अजय अपनी पत्नी को पूरी बात बता देता है और कह देता है कि कंपनी वाले केवल मुझे और मेरे परिवार को ही भेज सकते हैं और मेरी बहन को मेरे परिवार के साथ नहीं भेज सकते। यह बात सुनकर जो पूरा परिवार होता है उसकी खुशियों पर पानी फिर जाता है और वो लोग बड़े ही मायूस से हो जाते हैं। लेकिन तभी अजय की जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। वो कहने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप वहां पर जाकर काम कर लो और मैं बच्चों और दीदी के साथ यहीं पर रह लूंगी क्योंकि ये भी अब अकेली है, इन्हें ऐसे अकेला मैं नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहकर उसने बात को फिलहाल संभाल लिया था और इसके बाद परिवार दोबारा से अपनी दिनचर्या के कार्यों में लग जाता है। जो पारुल थी वह कंपनी जाती है, लेकिन उस दिन से जिस दिन से उसका भाई विदेश चला गया है और उसके बाद उसकी भाभी उसके साथ रहा करती है, उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके भाई का परिवार इधर उधर अलग रहे क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वैसी चोटों खाई बैठी थी और वह इस बात को सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वह सोचने लगती है कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जहां पर मेरे रहने खाने का इंतजाम हो जाए और मैं अच्छी तरह से सिक्योर भी रहूं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मेरी भाभी भी भैया के साथ वहां पर चली जाएगी। इसी बात को सोच सोचकर वह इधर उधर अपने लिए काम ढूंढने लगती है। तभी उसे एक अमीर व्यक्ति के बारे में पता चलता है। अमीर व्यक्ति जिसका नाम होता है अभिषेक, जो कि कंपनी का मालिक है और अच्छे खासे रुपए पैसे हैं उनके पास। उन्हें एक अच्छी सी एक वर्कर चाहिए जो कि 24 घंटे उनके घर रह सके और उनके घर के काम को अच्छी तरह से कर सके। जब पारुल को यह बात पता चलती है कि इतने बड़े परिवार के लिए कोई खाना बनाने वाली या घर का काम करने वाली चाहिए, तो पारुल को भी ये काम अच्छी तरह से आता है और वो सोचने लगती है कि अगर मैं इस काम को करूंगी तो मेरी भाभी मुझे छोड़कर आराम से अपने पति के साथ वहां पर रह सकती है और मैं उनसे कह भी दूंगी कि मेरा काम ही ऐसा है, अब मैं आपके पास रह ही नहीं सकती। यही बात सोचकर जो पारुल होती है उस बड़े व्यक्ति के बंगले पर पहुंच जाती है जहां पर उसे नौकरी के बारे में बताया गया था। वहां पर जाने के बाद वॉचमैन होता है और वह वॉचमैन को बताती है कि यहाँ पर काम वाली की जरूरत है, तो मैं काम वाली हूँ, मैं 24 घंटे काम कर सकती हूँ। फिलहाल वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर गई थी क्योंकि वह उन लोगों को सब कुछ साफ साफ बताना चाहती है कि उसके साथ उसकी बेटी भी रहेगी और उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद जो वॉचमैन होता है उसे वहीं पर रोककर सीधा घर के अंदर जाता है और घर की मालकिन से इस बारे में पूछता है। मालकिन जैसे इस बात को सुनती है तो वह कह देती है कि ठीक है, उसे अंदर बुलाओ और मैं उससे बात कर लूंगी। इसके बाद वॉचमैन बाहर आता है और बाहर खड़ी पारुल को अंदर जाने के लिए कहने लगता है। पारुल अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जैसे उस घर के अंदर घुसती है तो उसे मालकिन दिखाई देती है जो कि बिस्तर में पड़ी हुई है और देखने से काफी ज्यादा कमजोर प्रतीत हो रही है, मानो उसे कोई बीमारी लग गई हो और बीमारी के चलते उसकी खूबसूरती पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो। इसके बाद पारुल उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उनसे काम के लिए कहने लगती है। इसके बाद मालकिन उससे पूछने लगती है कि तुमने पहले कहीं काम किया है, तो वो बता देती है कि मालकिन मैंने पहले तो कहीं काम नहीं किया है, लेकिन मैं आपके घर का काम अच्छी तरह से संभाल लूंगी क्योंकि मैं बचपन से ही अपने घर का काम करते आई हुई हूँ, तो घर का काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। उसके बाद मालकिन उससे उसके डॉक्यूमेंट मांगने लगती है तो पारुल अपने डॉक्यूमेंट उनको थमा देती है। डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि इसके पति की मौत हो चुकी है। तो उसके बाद मालकिन पारुल से पूछने लगती है कि अगर तुम्हारे पति की मौत हो गई तो तुम्हें अभी तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। इसके बाद पारुल कहने लगती है कि नहीं मालकिन, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास मेरी बच्ची है और इस बच्ची के लिए मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो न जाने कैसा पति मुझे मिलेगा, वो मेरी बच्ची को अपनाए या ना अपनाए। यह कहकर वह दूसरी शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि मालकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके घर का काम अच्छी तरह से संभाल लूंगी। अब मालकिन भी जब उसके व्यवहार को देखती है
तो वह भी सोचने लगती है कि अच्छे से काम कर लेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसी वजह से वह उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है कि ठीक है, तुम कल सुबह सुबह जल्दी आ जाना और कल मालिक से भी तुम्हें मिला दूंगी। ऐसा कहकर उसने पारुल से जाने के लिए कह दिया था और पारुल खुश होकर वहां से सीधा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद पारुल ये बात अपने भैया भाभी को बताती है। भैया फोन पर इस बात को सुनकर कहने लगता है कि बहन, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से वहीं पर रहे। और यही बात उसकी भाभी कहती है कि दीदी, आप इस तरह से नौकरानी वाला काम करोगी तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हारे भाई विदेश से पैसा कमाया करते हैं तो हम लोग ही तुम्हारी देखभाल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पारुल लोगों से मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और मैं अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लूंगी। आप लोग जाओ, एक साथ रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब ना चाहते हुए भी पारुल के भैया भाभी को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि पारुल इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसके भैया भाभी उसे अपने साथ रखे और वो दोनों एक दूसरे से अलग रहें। इसके बाद दूसरे दिन पारुल सुबह सुबह अपना थोड़ा बहुत जो कुछ सामान उसके पास था उस सामान को लेकर वहां पर उसी बंगले पर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने काम धंधे को संभालने लगती है। मालिक भी उसे देखकर वहां पर काम करने के लिए अलाउ कर देता है और पारुल अच्छी तरह से घर का काम करने लगती है। मालकिन की देखरेख भी अच्छी तरह से किया करती है और साथ में मालिक का भी ख्याल रखा करती है। मालिक इस बात को देखकर बड़ा ही खुश होता है कि अब उसकी पत्नी की देखभाल अच्छी तरह से होती है और साथ में जो उनकी नौकरानी है वो किसी भी तरह से उनसे द्वेष भाव नहीं करती और अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करती है। और इधर जो मालकिन थी वह भी पारुल के काम से बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और वहां पर काम करते हुए पारुल को लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद अचानक से जो पारुल की मालकिन होती है अनीता, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यह सब कुछ जब पारुल देखती है तो सीधा मालिक के पास फोन करती है और उन्हें फौरन से बुलाने के लिए कहती है। जो मालिक होता है वो फौरन से वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाता है। जब अपनी पत्नी की बिगड़ी हुई हालत को वो देखता है तो फौरन से उसे वहां से उठाता है और एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद लगभग 4 से 5 महीने उसका वहीं पर इलाज चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पत्नी की जान नहीं बच पाती है और वह एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जैसे अभिषेक की पत्नी अनीता इस दुनिया को छोड़कर गई थी तो उसके बाद अभिषेक पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन जो हो गया था उसे भला कौन बदल सकता था। अनीता जो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी तो उसके बाद अभिषेक पारुल से कहने लगता है कि देखो, अगर तुम्हें अब यहाँ से नौकरी छोड़नी है तो बेशक से छोड़ सकती हो, क्योंकि 24 घंटे के लिए नौकरानी की मांग हमारी तब तक ही थी जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए मुझे एक नौकरानी चाहिए थी। अब तुम जाना चाहो तो बेशक से जा सकती हो और वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो उसके बाद पारुल पूरी तरह से मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि मालिक देखो, मेरा यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे पति की तो मौत पहले ही हो चुकी है और मेरे भैया भाभी विदेश में जाकर सेटल हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर आप एक साथ से मुझे निकालना चाहते हो तो 1 साल तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही मैं आगे कहीं नौकरी का जुगाड़ कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं आपके घर को छोड़ दूंगी। अब मालिक जब पारुल की यह हालत देखता है कि इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं नौकरी करके ही अपना गुजारा करना चाहती है ताकि उसे साथ में सिक्योरिटी भी मिल सके और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो जाए। इसके बाद मालिक उससे कहने लगता है कि पारुल, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम से जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो और यहाँ पर आराम से काम कर सकती हो, तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा और अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करो। साथ में घर का काम तो मुझे करवाना ही होगा, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो कोई और नौकरानी रखनी पड़ेगी, इससे अच्छा तुम ही यहाँ पर रह लो और यहाँ पर घर का काम भी करते रहना। ऐसा कहकर मालिक उसे घर में रखने लगता है और पारुल यहाँ पर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन जब से मालकिन की मौत हुई है उसके बाद से पारुल मालिक की तरफ बहुत ज्यादा गौर देने लगती है। वह आते ही उसे पानी दिया करती और उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखा करती। जब मालिक इस बात को देखता है कि पारुल उसका अच्छे से ख्याल रख रही है तो वह भी उसे एक नौकरानी से ज्यादा घर का सदस्य समझने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं पारुल, अब तुम्हें अलग से खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मालिक आ जाया करता तो उसके लिए पारुल खाना लगाया करती और उसके बाद में खुद खाना खाया करती। तो उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर ही खाना खा सकती हो, क्योंकि वैसे भी तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखा करती हो और हमारे घर के सदस्य की तरह ही हो। तो इसके बाद पहले तो पारुल मना करती है, लेकिन धीरे धीरे वो मालिक के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अब वो मालिक के साथ खाना खाने लगी थी और अच्छे से उसका ख्याल रखा करती थी, तो इसी वजह से अब वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। पारुल को ये बात पता चल जाती है कि मालकिन के जाने के बाद मालिक कितने दुखी हैं और मालिक को ये बात पता चल जाती है कि वह अपनी जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो पारुल की बच्ची
बच्ची होती है वह स्कूल में पढ़ने के योग्य हो जाती है। अब इसके बाद जो मालिक होता है वह बच्ची को देखता है और कहने लगता है कि पारुल, क्यों ना तुम इसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दो। तो पारुल कहने लगती है कि हाँ मालिक, मैं एडमिशन तो कराना चाहती हूँ, लेकिन मुझे घर का काम भी देखना पड़ता है और अगर इसको मैं पढ़ाने के लिए भेज दूंगी तो इसे लाने ले जाने की ड्यूटी भी लग जाएगी। तो वो कहने लगता है कि अरे ऐसा नहीं है, आज तक घर तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है तो घर से ही बच्ची को ले जाया करेगी और यहीं पर छोड़ जाया करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पारुल इस बात को सुनकर थोड़ी सी चुप पड़ जाती है और वहां से चली जाती है। अब मालिक सोचने लगता है कि ये इस बात को सुनकर चुपचाप कैसे रह गई। तो उसे याद आता है कि इसकी जो सैलरी है वो काफी कम है और इतने पैसों में उसके स्कूल की फीस ही भरी जाएगी। इसके बाद जो मालिक होता है पारुल की बेटी का खुद एडमिशन करवाने का सोचता है और पारुल से कह देता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को पढ़ाने लिखाने का मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल तुम मेरे यहाँ पर काम कर रही हो। ऐसा कहकर जो पारुल का मालिक अभिषेक होता है वो एक बहुत बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है पारुल की बेटी का। अब जिस टाइम पर वो एडमिशन कराता है तो उसके बाद बार बार उसे ही गार्जियंस के रूप में बुलाया जाता है और जब भी वह गार्जियंस के रूप में जाता है तो वहां पर कुछ लोग जो उसकी कंपनी में काम किया करते थे वह अभिषेक को वहां पर आते जाते देख लेते हैं। तो उसके बाद लोग उसके बारे में गलत गलत तरह की बातें करने लगते हैं। जब पारुल को पता चलता है कि जिस मालिक ने उसके साथ इतना अच्छा किया है, उसकी बच्ची का एडमिशन कराया है और पारुल की वजह से उसकी इतनी बदनामी हो रही है, तो वह इस बात को सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और परेशानी में सोचने लगती है कि क्यों ना वह इस घर को छोड़ दे, क्योंकि उसकी वजह से उनके सीधे साधे मालिक की बदनामी हो रही थी। क्योंकि सच में ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में, वो तो केवल एक मालिक और नौकर का रिश्ता था, जिस रिश्ते को उन्होंने एक परिवार के सदस्य की तरह निभाया था। इसके बाद जैसे ही शाम को मालिक वापस आता है तो पारुल एक कोने में सहमी सी बैठी हुई थी और जैसे अभिषेक इस बात को देखता है कि पारुल एक कोने में सहमी सी बैठी है, आज आने के बाद ना तो उसने मुझे पानी दिया है और ना ही हालचाल पूछा है। इसके बाद वह उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो। तो जो पारुल होती है वो उससे कहने लगती है कि मालिक, अब मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकती और मेरे ख्याल से अब मुझे कहीं दूसरी जगह काम देख लेना चाहिए या फिर आपका घर छोड़कर तो चला ही जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर अभिषेक बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसी बातें कर रही है। तो अभिषेक उसे अपनी कसम देता है और पूछने लगता है कि पारुल, तुम्हें मेरी कसम है और हम लोग एक परिवार की तरह रहा करते हैं, तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो तुम इस घर को छोड़ने के लिए कह रही हो और आगे नौकरी करने से मना कर रही हो। तो मजबूरन जो पारुल होती है उसे बताना पड़ता है कि इस तरह से आपकी बदनामी हो रही है मेरी वजह से और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी थोड़ी सी बदनामी हो और इसी वजह से मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। अभिषेक जब इस बात को सुनता है तो अभिषेक ने कहीं ना कहीं ये बात पहले भी सुन रखी थी, लेकिन वह पारुल तक इन बातों को इसी वजह से नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि पारुल ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी। इस बात को लेकर वह उसे पहले तो समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि पारुल, दुनिया का क्या है, दुनिया तो न जाने क्या क्या कहेगी, लेकिन हमें तो पता है कि हमारा रिश्ता कैसा है। लेकिन पारुल कहती है कि नहीं साहब, मेरी वजह से अगर आपको परेशानी होती है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रह सकती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद अभिषेक कहने लगता है कि नहीं पारुल, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। अगर ऐसी बात है तुम उन लोगों की बुराई से डर रही हो तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से शादी कर लें। अब पारुल जैसे इस बात को सुनती है तो पहले तो हैरान होती है और कहने लगती है कि साहब आप ये क्या कह रहे हो। तो वो कहने लगता है कि पारुल, मैं सही कह रहा हूँ, अगर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली तो फिर तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बातें नहीं फैला सकता और मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। अब पारुल इस बारे में पहले तो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद वह भी हामी भर देती है, कहती है कि साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और मुझे केवल जिंदगी जीनी है और जिंदगी जीने के लिए आपका सहारा मिल जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद अभिषेक और पारुल दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जब यह खबर चारों तरफ फैलती है तो लोग इस बात पर दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक घर में काम करने वाली नौकरानी से शादी भी कर लेगा। शादी होने के बाद पारुल और अभिषेक एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनको एक बच्चा भी होता है। पारुल जिस घर में नौकरानी बनकर आई थी उस घर की मालकिन बन गई थी और अब इस लड़के को पाने के बाद वो लोग बड़े ही खुश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक नौकरानी घर में काम मांगने के लिए आई थी लेकिन उस घर की मालकिन बन जाती है। आप क्या कहना चाहते हो पारुल के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अभिषेक के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय हिंदुस्तान।